In today's lecture, we will discuss the next part of that is hospital and clinical pharmacy subject. In that, the seventh chapter is included, that is manufacturing or process or sterile manufactures or sterile products. We can say that. Okay. In that, in the previous lecture, we will discuss the difference, or we can say that small volume parenterals and large volume parenterals. ओके, तो स्मॉल वॉल्यूम और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड में और गूगल पर कुछ थोड़ा सा अलग बताया गया है और थोड़ा सा तुम्हारे बुक में कुछ अलग है, तो हम बुक के हमने इस गूगल के हिसाब से भी देख लिया था। अब जो है तुम्हारे बुक के अंदर वो देख, तो यहाँ पर क्या बताया गया है आपकी बुक में ऐसा बताया गया है कि जो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स का हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, तो क्या था जो कि उसकी रेंज क्या थी वो देख लेते हैं हम कि यूएसपी standard USP United States pharmacopea as an injection that is packed in a containers labeled as containing 100 ml or less than. ओके, यहाँ पर 100 ml बोला गया है और 100 ml से कम बताया गया है, तो उसे स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल ऐसे बोलेंगे। तो आपकी बुक में ऐसे बताया गया है कि यहाँ पर the quantities of a injectable fluid also vary greatly, ranging from fraction of a milliliters to several hundred milliliters. Okay, intravenous IV fluids can vary from 1 to 500 ml. When it is above 500 ml, they are large volume parenterals. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं और उनकी रेंज जो होती है SVP में, तो 1 to 500 ml बताया गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल बताया गया है। यहाँ पर 1 to 500 को 500 ml तक, अगर ml तक कंटेनर का जो प्रिपरेशन है, कंटेनर है, उसकी जो रेंज है 1 to 500 ml तक स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स ऐसे बोलेंगे, और व्हेन इट इज़ अबाउ 500 ml दे आर लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। ओके, कोड डिफरेंस समझ में आ रहा है ना SVP और LVP में? तो आपने आपकी बुक के हिसाब से भी लिखना है, जो कि SVP के जो रेंज है 1 to 500 ml है, और जो LVP की रेंज है व्हेन इट इज़ अबाउ 500 ml, 500 ml से अबाउ अगर रेंज है कंटेनर की, इंजेक्शन का जो कंटेनर है, फॉर्मुलेशन को जो हमने कंटेनर प्रिपेयर किया है और उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन हमने फिलअप किया है, उसकी जो रेंज होती है अबाउ 500 ml का अगर होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। ये एक स्मॉल बिट हमने स्टडी करना था और थोड़ा सा डिफरेंस था, तो आगे देख लेते हैं हम। ये तो हमने स्टडी कर लिया डिफरेंस। ओके, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SVPs हमने स्टडी किए थे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SVPs में हमने देखा था कि फर्स्ट जो पॉइंट था इंक्लूडेड, दैट इज़ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ फंक्शंस। ओके, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, जो हमने मटेरियल सेलेक्ट किया उसका मैनेजमेंट हमको करना होगा। पर्सोनल मैनेजमेंट, ओके, पर्सोनल मैनेजमेंट में हमको अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉपरली मोटिवेटेड प्रोडक्शन स्टाफ हु विल बी गिवन ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर जॉब्स। जो हमने फॉर्मुलेशन बनाना है वो पूरे ग्रुप के साथ, पूरे स्टाफ मेंबर के साथ अपने जो हमारा जॉब है उसके हिसाब से हमको मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, हमको डॉक्यूमेंटेशन का कंट्रोल करना होगा। उसके अंदर सब वी हैव टू गिवन सम ऑफ द एग्जांपल्स विच इज़ इंक्लूडेड इन योर डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। दैट इज़ फर्स्ट इज मास्टर फाइल प्रिपेयर करना पड़ेगी आपको, बैच रिकॉर्ड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको देखनी पड़ेगी फॉर्मुलेशन के लिए और उसका कंटेनर प्रिपेयर करने के लिए। देन वैलिडेशन रिकॉर्ड्स देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड्स देखना पड़ेगा। वैलिडेशन रिकॉर्ड्स में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी कितनी, क्या क्वालिटी है उसकी, वो हमने स्टडी करना है। एश्योरेंस में उसका अमाउंट, मार्केटेड उसकी रेंज, वो सब स्टडी करना पड़ेगा हमको। देन एनवायरमेंटल रिकॉर्ड्स करना पड़ेगा, देन स्टेबिलिटी रिकॉर्ड्स, देन प्रोसेस लॉग्स एंड मटेरियल लॉग्स, देन कंप्लेंट फाइल्स, रिटर्न रिकॉर्ड्स, रिटर्न गुड रिकॉर्ड्स, रिटर्न सैम्पल, स्टोरेज एरिया रिकॉर्ड्स। तो ये हमने सब प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, जस्ट आई हैव टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज fifth, that which is included in SVPs, that is equipment and facilities management. There are several type of equipment that are used in a overall processing of SVPs. The examples are
जो हमने इक्विपमेंट लेना है एंड उसकी फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट हमको करनी पड़ेगी। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, तो पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए और स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट वी हैव टू यूज्ड, ओके। एंड ओवरऑल प्रोसेसिंग ऑफ एसवीपीज़ के एसवीपी के लिए हमने बहुत सारे इक्विपमेंट हैं वो हमने स्टडी करने हैं। देयर आर एग्जाम्पल आर वॉशिंग इक्विपमेंट सच एज ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर कंपोनेंट्स। तो वॉशिंग इक्विपमेंट हमको करना पड़ेगा जो कि ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर का जो ऊपर का क्लोजर होता है, कॉर्क होता है, कंपोनेंट है, वो सब हमने वॉश करना है। मिक्सिंग इक्विपमेंट टू मैन्युफैक्चर द बल्क प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट वॉशिंग इक्विपमेंट हमने देख लिया था, मिक्सिंग ऑफ इक्विपमेंट टू मैन्युफैक्चर द बल्क प्रोडक्ट। तो सारे इक्विपमेंट मिक्स करके उसको मैन्युफैक्चरिंग जो बल्क प्रोडक्ट में हमने उसको ऐड करना है वो हमने देखना पड़ेगा कि कौन से इक्विपमेंट हमें लेने हैं। बल्क प्रोडक्ट के लिए कौन सा है, देन स्मॉल वॉल्यूम के लिए कौन सा है, लार्ज वॉल्यूम के लिए कौन सा है, वो सब इक्विपमेंट हमको मिक्स करके उसका मैन्युफैक्चर देखना पड़ेगा हमको। उसके बाद फिल्टरिंग इक्विपमेंट टू क्लैरिफाई और स्टेराइल प्रोडक्ट। देन उसके बाद फिल्टरिंग इक्विपमेंट टू, जब हमने फिल्टर करना पड़ेगा, यानी कि जो हम फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं जब हमने उसको फिलअप करना है तो उसे क्लैरिफाई करेंगे और प्रोडक्ट को स्टेराइल करेंगे और जो कंटेनर है उसको भी स्टेराइल करेंगे असेप्टिक एरिया के अंदर, ओके। देन उसके बाद फिलिंग और सब डिवाइडिंग इक्विपमेंट जो हमने फिल करना है, जैसे कि स्मॉल के लिए अलग कंटेनर है, लार्ज के लिए अलग कंटेनर है, ऑप्थेल्मिक के लिए अलग कंटेनर होता है। देन जो स्टेराइल प्रोडक्ट है ऑप्थेल्मिक पैरेंटल प्रिपरेशन जो है उसके लिए अलग अलग जो कंटेनर यूज़ किया जाता है, तो उसके हिसाब से हमने सब डिवाइडिंग इक्विपमेंट को जो सब डिवाइडिंग करना पड़ेगा। देन स्टॉपरिंग और स्केलिंग इक्विपमेंट, जो हमने स्टॉपर लगाना है उसका स्टॉपरिंग अलग से अपने अपने कंटेनर को हमने लगाना है और उसको इक्विपमेंट को स्केलिंग इक्विपमेंट मतलब स्केल के हिसाब से मतलब अरेंजमेंट में रखना पड़ेगा हमको। जैसे कि स्मॉल के लिए ये प्रिपरेशन हमने ऐड करना है, लार्ज के लिए ये प्रिपरेशन अलग से ऐड करना है, देन ऑप्थेल्मिक के लिए हमने अलग करना है। देन पैरेंटल रूट जो है जैसे कि इंजेक्शन है अलग अलग, तो उसके हिसाब से उसको सब डिवाइडिंग करना पड़ेगा, फिलिंग भी अलग से करनी पड़ेगी। देन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट, जो टर्मिनल मतलब जो उसको स्टॉपर है, जो ऊपर का स्टॉपर बोलेंगे, ऊपर का उसे क्या बोलेंगे हम, स्टॉपर बोलेंगे, और जो क्लोजर होता है कॉर्क बोलेंगे, उसको भी स्टेरिलाइज करना पड़ेगा हमको। स्टेरिलाइज करके ही हमने ऊपर का जो स्टॉपर है उसको स्टेरिलाइज करके हमने उसको अलग अच्छे से टॉप जो है उसको बॉटल को लगाना पड़ेगा और कंटेनर को लगाना है हमने। ये था इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद सिक्स्थ जो पार्ट है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फैसिलिटीज़। अब प्रिपरेशन ऑफ फैसिलिटीज़ इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ सरफेस एरियाज, प्रिपरेशन ऑफ क्लीन रूम एरियाज, प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल रूम, देन प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। देन फर्स्ट क्या है, क्लीनिंग ऑफ सर्विस एरियाज, मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब भी हम पेरेंटल प्रिपरेशन या कोई प्रिपरेशन, मोस्टली सारे प्रिपरेशन को हमने असेप्टिक एरिया मेंटेन करना होता है। जैसे कि असेप्टिक एरिया मतलब जैसे कि हिपा फिल्टर होता है, एयर लैमिनार एयर फ्लो होता है, हम कुछ पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं और ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशन होते हैं, तो हमने क्या बोलेंगे उसे, लैमिनार एयर फ्लो, ये जो एक रूम होती है और उसके अंदर एक लैमिनार एयर फ्लो का एक इक्विपमेंट होता है, वहाँ पर हमने सेप्टिक एरिया मेंटेन कर कर हमारा प्रिपरेशन फिलअप करना पड़ेगा और बनाकर कंटेनर में डालना होता है। तो ये सब क्लीनिंग सर्विसेज एरियाज मतलब सब जो है जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन बनाते हैं, तो वो पूरा जो एरिया है उसको असेप्टिक करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किल करना पड़ेगा, तभी हमने वहाँ पर हमारा प्रिपरेशन बनाना होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ क्लीन रूम एरियाज, मतलब ये जो प्रिपरेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर मतलब क्या बताया गया कि ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे आप, तो हर एक स्पेशल रूम मैन्युफैक्चरिंग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि एक क्लीनिंग सरफेस एरिया अलग से होता है, प्रिपरेशन रूम अलग से होता है, देन उसके बाद स्टेराइल रूम होता है, प्रिपरेशन का जो स्टेराइल रूम होता है, उसके बाद प्रिपरेशन इक्विपमेंट मतलब यहाँ पर क्लीनिंग ऑफ सर्विस मतलब जो हमारे इक्विपमेंट है उसको क्लीन किया जाता है, क्लीन जो रूम है उसको रूम को क्लीन किया जाता है। देन उसके बाद जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं स्पेशली उसको हमने स्टेराइल करना पड़ेगा, असेप्टिक करना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना पड़ेगा। देन हमारे इक्विपमेंट को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। सारे जो हम बनाते हैं मतलब प्रिपरेशन अगर कोई बना रहे हैं
पैरेंट्रल रहने दो, अगर कोई ऑप्थेल्मिक है तो उसका अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, जैसे कि प्रिपरेशन रूम अलग है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंटेनर है वो रूम अलग होता है, देन असेप्टिक एरिया अलग होता है, हिप फिल्टर जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो, वहाँ पर हम हमारा प्रिपरेशन बनाते हैं, कुछ असेप्टिक एरिया मेंटेन करते हैं, देन उसके बाद जो हमने प्रिपरेशन किया उसको कंटेनर में फिलअप करके बाहर से अलग से कंपार्टमेंट में वो स्टोर किया जाता है, देन स्टोरेज रूम अलग से होती है, ये सब एरिया अलग अलग होते हैं और वो हमको पहले से ही प्रिपरेशन के पहले से उसको असेप्टिक करना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना पड़ेगा और उसको स्टराइल करना पड़ेगा विद द कंटेनर विद द फॉर्मुलेशन. ओके, आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट्स. A sterile package consists of a primary and secondary packaging components. Example of primary packaging components are ampoules, vials, syringe cartridge, then squeeze bottles and rubber, plastic stopper. A box और shrink wrap is an secondary packaging component. तो preparation of packaging component के अंदर जो कि हम स्टराइल प्रिपरेशन होता है उसका पैकेजिंग करने के लिए प्राइमरी कंपोनेंट और सेकेंडरी कंपोनेंट्स, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं जो कि हम पैकेजिंग करते हैं प्रिपरेशन की. तो प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं. प्राइमरी जो कंपोनेंट्स और पैकेजिंग बोलेंगे तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. एम्प्यूल्स, जैसे कि हमने फार्मास्यूटिक सेकेंड के अंदर सबने स्टडी किया था. एम्प्यूल सीलिंग, टिप सीलिंग, पुल सीलिंग होते हैं ना, आपको सभी को पता है टिप सीलिंग, पुल सीलिंग. तो एम्प्यूल्स पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए और स्टराइल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑप्थेल्मिक है. ओके, एक्सेट्रा. देन वायल्स भी हमने देख लिए थे. सिरिंज, उसके बाद सिरिंज कार्ट्रेज, एक उसके पीछे एक जो होता है ना सिरिंज, अलग से सिरिंज होती है, उसे सिरिंज कार्ट्रेज वैसे बोलेंगे. देन स्क्वीज बॉटल्स, मतलब खाली बॉटल होती है, स्क्वीज मतलब रिकामी बॉटल जी असती त्याला स्क्वीज बॉटल असं म्हणूयात आपण. देन रबर अँड प्लास्टिक स्टॉपर्स. ओके, हे सगळं प्रायमरी पॅकेजिंग कंपोनंटमध्ये येते. आणि ते जे सेकंड आहे जे की आपण त्याला म्हणूयात सेकंडरी पॅकेजिंग कंपोनंट, त्याच्यामध्ये ए बॉक्स और श्रिंक रॅप, एखादं बॉक्स किंवा श्रिंक रॅप जी असती रॅप ते त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलं जाईल. ओके, त्यानंतर बघूयात आपण प्रोडक्शन फॅसिलिटीज फॉर ॲन असेप्टिक प्रोसेसिंग ऑफ पॅरेंट्रल्स. द फंक्शन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्शन एरियाज इन्वॉल्व आर, जो कि प्रोडक्शन यहाँ पर क्या हेडिंग को देखो, हेडिंग में क्या बताया गया है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ फॉर एंड असेप्टिक प्रोसेसिंग ऑफ पैरेंटल. जहाँ पर हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं, प्रोडक्शन मतलब जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, असेप्टिक एरिया कैसे मेंटेन करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या होती है और फंक्शन क्या होता है पैरेंटल प्रिपरेशन के और प्रोडक्शन एरिया के, वो हम स्टडी करते हैं. प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्या होती है वो हमने असेप्टिक एरिया की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्या होती है वो हमने स्टडी करेंगे यहाँ पर. तो फर्स्ट है वेयर हाउसिंग और प्रोक्योरमेंट. ओके, कंपाउंडिंग फॉर फॉर्मुलेशन, मटेरियल्स के अंदर कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट. देन प्रिपरेशन एरिया, filtration and sterile receiving area, aseptic filling, stoppering, lyophilization and packaging, then labeling, then quarantine. तो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होते हैं असेप्टिक एरिया के उसके अंदर ये 10 पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं. फर्स्ट है वेयर हाउसिंग एंड प्रोक्योरमेंट, देन कंपाउंडिंग ऑफ फॉर्मुलेशन, देन मटेरियल्स, प्रिपरेशन एरिया, filtration and sterile receiving area, aseptic filling, stoppering, lyophilization and packaging, then labeling, then quarantine. The design and control of an aseptic area is directed towards reducing the presence of these contaminants. Example such as dust, microbes, lint, suspended particles in air, so that they are no longer hazardous to aseptic filling. ओके, जो हमने प्रिपरेशन बनाने वाले हैं aseptic और parental प्रिपरेशन, वो फ्री फ्रॉम दिस इज़ अ फ्री फ्रॉम डस्ट, माइक्रोब्स, lint, suspended particles in the air. If this particle present in the air or in the aseptic or in the preparation room, it may be hazardous to that patients or to that formulation which is given to patients. It is hazardous to that patients. For that purpose, when we have to prepare a parental preparation, the room is aseptic, which means free from microorganisms, okay, and which is free from suspended particles in the air, dust, lint. Okay, parental preparation must be free from
microbes, suspended particles, dust, lint. Okay, it have this preparation will be prepared in a aseptic area. Okay, after that the air control and after that the air control and clean room facilities for the parentals. एयर कंट्रोल एंड क्लीन रूम फैसिलिटीज़ फॉर पैरेंटल. ओके, अब क्या एयर कंट्रोल करेंगे हम, कैसे एयर को पोल्यूशन होने से बचाएंगे, डस्ट होने से कैसे हमको उसको प्रिवेंट करना होगा, और क्लीन रूम कैसे करेंगे, और क्लीन रूम फैसिलिटीज़ क्या है पैरेंटल प्रिपरेशन के अंदर, पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए, तो वो हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट देख लेते हैं एयर क्लीनिंग. हम एयर को कैसे क्लीन करेंगे, जहाँ पर भी हम पैरेंटल प्रिपरेशन बनाने वाले हैं और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम बनाने वाले हैं, तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन के लिए कैसे एयर को क्लीन करेंगे, और डस्ट, जो भी डस्ट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस पोल्यूटेड एयर और कंटामिनेटेड एयर. ओके, फॉर दैट पर्पज व्हाट वी हैव टू डू. ओके, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड्स. So let's see first air cleaning. Okay, since air is one of the potential source for contaminants in a clean rooms, special attention must be given to air being drawn into clean rooms by heating, ventilation and air conditioning, that is HVAC system. Okay, air cleaning कैसे करेंगे हम, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताया गया कि आप सभी को भी पता है, जैसे भी हम एक असेप्टिक एरिया मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमको जो रूम हम प्रोडक्शन के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए जो एक रूम हम सेलेक्ट करते हैं, उसकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उसके जो वॉल्स हैं ना पुरे से क्लीन, म्हणजे एकदम स्मूथ असायला पाहिजे, किंवा त्याला पेंट असं करायचं आपल्याला की जे पण डस्ट किंवा पार्टिकल त्याच्यावर सपोज जातील तर ते आपोआपच त्याच्यावर राहणार नाही, ते खाली पडून जातील किंवा त्याच्यावर जमा होऊ नये. थर डस्टचा जे थर आहे ते त्याच्यावर जमा होऊ नये वॉल्सवर. जेव्हा आपण फॅन वगैरे लावणार आहेत वगैरे म्हणजे गरज पडली आपल्याला फॅन वगैरे लावण्याची, तर ते डस्ट पार्टिकल जेव्हा फॅन आपण लावणार आहेत तेव्हा कसं ते पूर्ण एन्व्हायरमेंटमध्ये किंवा त्या एअरमध्ये ते असं पसरून जाईल. त्यासाठी वॉल्स वगैरे असे क्लीन पाहिजेत आपल्याला, कुठंही धूळ वगैरे न बसता कामा नये. त्यानंतर असं सरफेस एकदम क्लीन असायला पाहिजे, रफ नसायला पाहिजे वॉल्सचा. ओके, असेप्टिक एरियाचा आपल्याला जे अपन प्रिपरेशन बनवणार है तिथं. ओके, त्यानंतर यहाँ पर क्या बताया गया कि वही मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पर वही इन्होंने बताया गया कि जो हमारा सरफेस है, क्योंकि एयर की वजह से हमारा जो प्रिपरेशन हम बनाएंगे तो उसके अंदर कंटामिनेशन प्रोड्यूस होगा. तो दिस रूम मस्ट बी क्लीन बिफोर प्रिपरेशन. ओके, स्पेशल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू दैट टू एयर begins drawn into clean rooms. क्लीन करना पड़ेगा स्पेशली फर्स्ट बिफोर प्रिपरेशन of the formulation. We have to clean the room's surface area and all over environment of this room. Okay, by कैसे करेंगे उसे, हीटिंग, थोड़ा सा हीट करके हमारा जो एरिया है उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, जो हमारा फॉर्मुलेशन का एरिया है उसको थोड़ा सा स्टराइल करेंगे, हीट करेंगे. सरफेस हीट कैसे करेंगे, जो गैस होता है जैसे हम लैब में देखते हैं तो दो साइड से 2 गैस लगाएंगे. ओके, असेप्टिक करेंगे थोड़ा सा अल्कोहल से, कॉटन के ऊपर अल्कोहल लगाकर जो असेप्टिक एरिया है उसको पहले से साफ़ करके लेंगे, और 2 साइड में 2 बर्नर चालू करेंगे, गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम लगाएंगे. ओके, थोड़ा सा हीट करेंगे. देन वेंटिलेशन, मतलब जो वेंटिलेशन म्हणजे हवा जे बाहेर जे डस्ट पार्टिकल असतात, आपण बघूयात असं बघतो बघा आपण एखाद्या गिरणीमध्ये वगैरे खूप धूळ जमा होती म्हणा, त्या पिठाची खूप म्हणजे असं धूळ जमा होते, डस्ट पार्टिकल होतात, त्यामुळे ते एक वेंटिलेटर लावतात बघा, की जे डस्ट पार्टिकल असतात स्मॉल जे डस्ट पार्टिकल असतात ते बाहेर असं एक नळी लावतात त्याला, आणि ते बाहेर टाकण्यासाठी जे डस्ट पार्टिकल आहेत ना ते बाहेर टाकण्यासाठी वेंटिलेशन आपण लावतो. तसंच प्रकारचं आपल्याला वेंटिलेशन किंवा वेंटिलेशन आपल्याला आपल्या काय म्हणतो जे प्रिपरेशन एरिया आहे किंवा प्रोडक्शन एरिया आहेत आपण तिथं लावूयात. त्यानंतर एअर कंडिशनिंग सिस्टीमसुद्धा आपण तिथं लावूयात, म्हणजे एक शुद्ध हवा
आपल्या रूममध्ये यावी किंवा फिल्टर होऊन आपल्याला एक चांगली एअर आपल्या रूममध्ये फ्रेश आणि फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जी एअर आहे फ्री फ्रॉम असावी, तर ती असं आपण एक एअर कंडिशनिंग सिस्टीम आपण तिथं लावूयात. जे आपण प्रिपरेशन कुठं जिथं बनवणार आहेत किंवा जिथं आपण फॉर्म्युलेशन प्रिपेअर करणार आहेत किंवा आपलं ते प्रोडक्शन एरिया आहे तिथं. ओके, त्यानंतर आपण बघूयात की एअर कंट्रोल इन अ स्टराईल एरिया. कसं एअर आपण कंट्रोल करूयात इन अ स्टराईल एरियामध्ये ते बघूयात. फ्रेश आउटसाइड और रिसाइकल्ड एअर मस्ट बी फर्स्ट फिल्टर्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर. तो आउटसाइड को क्या करेंगे, रिसाइकल्ड जो एयर है जैसे कि मैंने बोला आपको, वही हमको वेंटिलेशन करना पड़ेगा. और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और हिपा फिल्टर ऐसे जो होता है, हिपा फिल्टर हाई पर्टिकुलेट एयर मैटर बोलेंगे वैसे, तो वो सिस्टम हमने लगाना पड़ेगा हमारे प्रोडक्शन एरिया और प्रिपरेशन एरिया में. ओके, for that to remove particulate matter means dust particles, foreign particles. To remove this particulate or foreign particles we have to provide HEPA filters in your preparation area. Okay, a spoon, glass, cloth or shredded polyethylene filter may be used for preliminary cleaning operation. तो यहाँ पर बताया गया है कि एक स्पून ग्लास से, क्लॉथ से, श्रेडेड पॉलीइथाइलिन फिल्टर में भी यूज्ड फॉर क्लीनिंग के लिए हमने ये सब यूज़ करना है, जो कि सरफेस हमारा असिप्टिक हमने करना है. तो सबसे पहले हमको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्लॉथ से सब अल्कोहल से क्लीन करके लेना पड़ेगा, असिप्टिक एरिया मेंटेन करना पड़ेगा आपको. ओके, टू रिमूव फाइन डेब्रिज डाउन टू सब माइक्रोन रेंज इंक्लूडिंग माइक्रोब्स. ए हिपा, जैसे कि मैंने बोला आपको, हिपा हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट मैटर पर्टिकुलेट एयर. ओके, सॉरी, इसका मीनिंग है हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर्स. मतलब हमने जो हमारा प्रिपरेशन एरिया है, जहाँ पर हमने हमारा प्रिपरेशन बनाना है, वहाँ पर ये फिल्टर हमने लगाना पड़ेगा. ओके, define at least this HEPA filter define at least 99.97% efficient in removing particles of 3.3 micrometer size and larger a composed of glass fibers and fillers or electrostatic precipitators can be employed. Air passing through these units can be rendered virtually free from foreign matters. तो ये हाई इफिशिएंसी पर्टिकुलेट एरिया और एयर फिल्टर हमने हमारे प्रिपरेशन एरिया में लगाना है, जो भी हमारा अंदर बाहर से अगर एयर आने वाली है, जो हवा बाहर से अंदर आएगी, तो पूरा दिस एयर मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, स्टराइल असेप्टिक, एकदम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो और डस्ट पार्टिकल से, पर्टिकुलेट मैटर से फ्री होके एयर अंदर आएगी. ओके, तो यही बताया गया यहाँ पर. और जो अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे एरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो वो भी बाहर फेंकने का काम इस HEPA फिल्टर से भी हो सकता है. तो नेक्स्ट देख लेते हैं. ब्लोअर्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन द एयर वेंटिलेशन सिस्टम अपस्ट्रीम टू द फिल्टर्स so that all dirt producing devices are ahead of the filters. The clean air is normally distributed to the required areas by means of metal, that is stainless steel and ducts. मतलब उस HEPA फिल्टर में और कुछ ब्लोअर्स लगाने पड़ेंगे हमको इन द एयर वेंटिलेशन सिस्टम अपस्ट्रीम में के अंदर टू द फिल्टर करने के लिए हमने ब्लोअर्स लगाना है, जो कि एक फ्रेश एयर प्रोड्यूस हो और अंदर आए विदाउट डर्ट. ओके, आगे देख लेते हैं हम एयर कंट्रोल एंड क्लीन रूम फैसिलिटीज़ फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन के अंदर क्या है. तो नेक्स्ट है ब्लोअर देख लिए थे हमने. आगे देख लेते हैं हम. द क्लीन aseptic air is distributed in such a manner that it flows into the maximum security room at the greatest volume flow.
rate, thereby producing a positive pressure in this area. This prevents unclean air from rushing into the aseptic area through cracks, temporarily open doors or the other openings. तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हमने क्लीन किया है, असेप्टिक एरिया मेंटेन किया है, स्टेरिलिटी मेंटेन की है, स्टेरिलाइज किया है जो रूम को और एयर को, तो इससे क्या होगा कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी रूम हमने प्रिपेयर की, उससे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम में हाई रेट में हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो अच्छे से प्रिपेयर होगा, विदाउट एनी डस्ट पार्टिकल, विदाउट एनी पर्टिकुलेट मैटर एंड विदाउट एनी फॉरेन पार्टिकल्स उससे, एंड दिस प्रिवेंट्स अनक्लीन एयर फ्रॉम रशिंग इनटू द असेप्टिक एरिया थ्रू क्रैक्स, टेम्प्ररी ओपन डोर्स और अदर ओपनिंग्स. तो इससे क्या हो जाएगा कि ये सब हमने असेप्टिक करके और जो वॉल्स है वो अच्छे से एकदम स्मूथ प्रिपेयर करने हैं हमने. उसके बाद जो ऊपर का जो क्रॅक जो वॉलवर जे क्रॅक्स वगैरे असणार आहेत ते आपल्याला ठेवायचे नाहीत, का तर तिथं आपण क्रॅक्सवर म्हणजे भिंतीला जे असं काय म्हणणार आहे म्हणजे असं रेषा वगैरे गेले ना तर त्याच्यावर डस्ट पार्टिकल किंवा पर्टिक्युलेट मॅटर जास्त जमा होण्याचे चान्सेस असतात. तर आपल्याला तसं ठेवायचं नाही, एकदम स्मूथ ठेवायचं आहे. आणि डोअर वगैरे ओपन करायचे नाहीत, डोअर आणि विंडोज आपल्याला ओपन करायचे नाहीत. तर असं जर आपण केलं तर आपलं जे असेप्टिक एरिया आहे ते व्यवस्थित मेंटेन होईल आणि आपलं जे प्रोडक्शन आहे, जे आपण प्रिपेअर करणारं फॉर्म्युलेशन आहे ते व्यवस्थित फ्री फ्रॉम डस्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि पर्टिक्युलेट मॅटरपासून तयार होईल. A relatively new air control system based on laminar flow principles has improved the potential for environmental control of aseptic areas. Currently it could able to achieve a class 100 clean room. तो इसके लिए मैंने जैसे बताया था एक हिफा फिल्टर हमने लगाया था, जो प्रोडक्शन एरिया जो है हमारा वहाँ पर हमने हिफा फिल्टर लगाया. और दूसरा मतलब जो लैमिनार एयर फ्लो है वो भी हमने उसके अंदर हमारा पैरेंटल प्रिपरेशन बनाना है. तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया क्या बताया है कि रिलेटिवली न्यू एयर कंट्रोल सिस्टम बेस्ड एक न्यू एयर कंट्रोल सिस्टम है जो कि लैमिनार एयर फ्लो से जानी जाती है. तो वो हमने लगाना है और वहाँ पर हमने प्रिपरेशन एक रूम करना है, हमारा प्रिपरेशन वहाँ पर बनाना है जहाँ एक यूवी लाइट भी आती है, ग्रीन लाइट है, इस सब के अंदर हमने हमारा प्रिपरेशन बनाना है. ओके. ए क्लास 100 क्लीन रूम इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पर उन्होंने बताया कि करंटली इट कुड बी एबल टू अचीव ए क्लास 100 क्लीन रूम. तो उसे क्या बोलेंगे, लैमिनार एयर फ्लो को उसे ऐसे बोलेंगे क्लास 100 क्लीन रूम ऐसे बोलेंगे. तो ए क्लास 100 क्लीन रूम क्या होती है वो देख लेते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज ए रूम इन विच द पार्टिकल काउंट इन द एरिया इज एनएमटी नॉट, एनएमटी का मतलब क्या होता है, नॉट मोर देन 100% क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर एंड लार्जर इन साइज. HEPA filter air is blown evenly but off entire bag or top of work bench or entire side or ceiling of a room. The air flow must be uniform in a velocity and a direction throughout any given cross section of the area, being exhausted from opposite side. उन्होंने ये बताया गया है कि जो लैमिनार एयर फ्लो होता है उसके अंदर हमने जो एरिया जो होता है पहले असेप्टिक करेंगे अल्कोहल से, वहाँ पर एयर ब्लोन करेंगे, मतलब एयर लगा यहाँ पर एयर ब्लोन नहीं करेंगे, वहाँ पर हीट ब्लोन करेंगे. मतलब क्या करेंगे, वहाँ पर हमने 2 बर्नर ऑन करना है, हीट करना है वहाँ पर, और उसका जो एरिया है 0.5 माइक्रोन तक ही रहना पड़ेगा. और क्या बोलेंगे 100% क्यूबिक फुट होना चाहिए ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर तक, लार्जर इन साइज़ में होना पड़ेगा. जो साइज़ है वो 2 साइज़ में हमने हमारा प्रिपरेशन बनाना है. और वहाँ पर लैमिनार एयर फ्लो के अंदर भी HEPA फिल्टर प्रेजेंट होता है, या हाइपर जो एयर होती है ये फिल्टर वहाँ पर भी लगाया जाता है. और लाइट हमने ब्लोन करनी है, यूवी लाइट लगा सकते हैं हम, देन लैमिनार एयर फ्लो की हम लाइट लगाएंगे और उसके अंडर हमने हमारा प्रिपरेशन बनाना है. ओके. द एयर वेलोसिटी एम्प्लॉयड शुड बी 100 to 20 feet per minute. Contamination is controlled because it is swept away with the airflow. The vertical flow from ceiling mounted HEPA filter unit is utilized to protect critical sections of processing lines and most frequently for work benches. मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि
बताया गया है कि जो कि एक HEPA फिल्टर से हमारी एयर आने वाली है और लामिनार एयर फ्लो में जो UV कैबिनेट होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वहाँ पर, लामिनार एयर फ्लो की लाइट होती है, उसके अंडर हमने हमारा प्रिपरेशन बनाना है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है 100 to 20 फीट पर मिनट तक वो लाइट जो होती है वहाँ तक आती है उस प्रिपरेशन के अंदर, जो कि कंटामिनेशन प्रोड्यूस नहीं करती, कंटामिनेशन को कंट्रोल करती है। और जो कोई भी डस्ट पार्टिकल या अभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते उस प्रिपरेशन एरिया के अंदर जब तक वो चालू है तब तक। तो वही बताया गया है कि वर्टिकली फ्लो फ्रॉम सीलिंग माउंटेड HEPA फिल्टर्स यूनिट्स, HEPA फिल्टर यूनिट्स के अंदर वर्टिकली वो एयर प्रोड्यूस होती है जो कि कंटामिनेशन को कंट्रोल करती है। और एंड इट इज़ यूटिलाइज टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल जो सेक्शन होता है, जो वर्किंग बेंचेस होते हैं फ्रिक्वेंटली, वहाँ पर वो कंटामिनेशन होने नहीं देती, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, लैमिनार एयर फ्लो के अंदर जो लाइट होती है उससे हम कंटामिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और जो HEPA फिल्टर हमने लगाया है उससे बहुत सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल एंटर नहीं हो सकता। जहाँ पर हम वर्क करते हैं, जो बेंचेस है, जो वर्कर्स है, वहाँ पर कंटामिनेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Although class 100 work environment are normally specified for most critical aseptic or clean operation, achieving such a level of cleanliness is expensive and requires effective maintenance and monitoring। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमने लामिनार एयर फ्लो के अंदर हम हमारा वर्क करते हैं, जो HEPA फिल्टर के अंदर हमने HEPA फिल्टर जो लगाया हमने, उससे बेटर रिजल्ट मिलता है, कंटामिनेशन नहीं होता। ये बताया गया है कि एक अच्छा सा क्लीनलीनेस और एक्सपेंसिव रिक्वायरमेंट हमको मिल जाता है। एक क्लास 10,000 room is one in which the particles count is not more than 10,000% cubic foot of 0.5 micrometer larger in size. Such a cleanliness level is considered suitable for buffer areas around class 100 work। 100 वर्क मतलब 100 प्रिपरेशन बनाना है और 100 वर्कर्स वहाँ काम करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से वो एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। यही यहाँ पर बताया गया है इन्होंने। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मेथड्स यूज्ड इंक्लूड सेटिंग एंड सरफेस कॉन्टैक्ट, न्यूट्रिएंट्स agar plates, air impingement on a nutrient media, membrane filtration and electronic particles counters। तो यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए भी लामिनार एयर फ्लो का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ मेथड हमने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कितनी है और कितना हमारा एक्टिविटी हमारी प्रिपरेशन के अंदर है, वो देखने के लिए भी हमने ड्रग की एक्टिविटी कितनी है और वो कितने माइक्रोब्स को किल करता है, तो उसके एक मेथड इवोल्यूशन मेथड होती है, उसके लिए भी हमने लामिनार एयर फ्लो का यूज़ करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। हमने क्या क्या स्टडी किया आज? एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SVPs का लास्ट पॉइंट था, इक्विपमेंट फैसिलिटीज़, प्रिपरेशन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड प्रिपरेशन ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट्स। उसके बाद प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ फॉर असेप्टिक प्रोसेसिंग ऑफ पैरेंट्रल्स। उसके बाद एयर कंट्रोल एंड क्लीन रूम फैसिलिटीज़ ऑफ पैरेंट्रल। उसके बाद वही हमने स्टडी किया लास्ट में। उसके बाद एयर कंट्रोल ही हमने क्लीन रूम फैसिलिटीज़ फॉर पैरेंट्रल प्रिपरेशन ये स्टडी किया। ओके, थैंक यू।